राजभाषा की समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार सर हैं, और हमारे पास जो सदस्य हैं उसमें से नवीन सर हैं, राजीव सर हैं, और हमारे और सीनियर अधिकारी यहाँ पर मिश्रा सर हैं, झा साहब और सब हैं, और बाकी जिले से सभी लोग हमारे इसमें कनेक्ट हैं। जिले से जो लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो शायद अच्छा रिकॉर्डिंग में रहेगा, नहीं तो वो ब्लैंक दिखता है। तो जिले से जो लोग हैं, तो जिले से भी हमारे साथ डॉक्टर साहब कनेक्ट हैं। तो सर मैं इससे पहले कि मैं अपने साइयों सर से इस पे लिखूँ, मैं थोड़ा सा परिचय आपका दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा उनको आइडिया लग जाएगा, और आपको भी मैंने बता ही दिया। तो अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान करने वाले श्री अरविंद पथिक जी हैं। पथिक जी के नाम से कविताएं लिखते हैं सर की, बहुत सारे कविता संग्रह है जिसमें मुख्यतः मैं अंगार लिखता हूँ। जितना मुझे पता है कि अधिकतर सर चूंकि वीर रस से ज़्यादा लिखते हैं, तो मैं अंगार लिखता हूँ। अच्छांश अनुभूतियों के क्यों लिखूं मैं, बस थोड़ा आशीष चाहिए, एक कविता संग्रह है। इसके अलावा सर शाहजहांपुर से मूलता है, तो सर ने बिस्मिल पर जो है महाकाव्य भी लिखा हुआ है, और व्यंग संग्रह के नाम पर जुगाड़ तकनीक के विविध आयाम करके सर का एक व्यंग संग्रह निकला हुआ है, और उपन्यास जो पहला आया था सर का अंधेरे कोने facebook.com। और उसके अलावा सर आकाशवाणी में भी से जुड़े रहे हैं, और कई सारे सम्मान, राष्ट्रीय युवा कवि सम्मान, साहित्य श्री सम्मान से नवाजे गए हैं। सर का भी एक 2023 में एक अभी उपन्यास आया है जो काफी चर्चित, असभ्यता का आक्रमण, वो भी अभी प्रचारित हुआ है। और सर की जो साहित्य है इस पर कई सारे विश्वविद्यालय में शोध कार्य चल रहा है, और सर अभी दिल्ली शिक्षा विभाग में निदेशालय में प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर रहे हैं। अब हम अपने एसआईओ सर से निवेदन करेंगे कि सर आप सर का जो है स्वागत के दो शब्द कहें, और उसके बाद आप इजाज़त दें कि कार्यक्रम को आगे शुरू किया जाए। नहीं सर, हम लोग तो आप ही को सुनने के लिए भी बैठे हैं, समय निकाल करके, खास करके आपके लिए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट के भी कई पदाधिकारी अभी जुड़े हुए हैं, और हमारी संस्था कोशिश तो करती रहती है कि हिंदी में ही सारे कार्य भी करें और कार्यक्रम भी हिंदी में ही हो, लेकिन अभी भी हम लोग 100% तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कुछ आज बताएंगे हम लोगों को, तो शायद हम लोग को और प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, लक्ष्य को कैसे पाया जाए, हिंदी को कैसे सहज और सरल किया जाए अपने लिए। हमारी आदतें हो गई हैं बिल्कुल, दुनिया ही ऐसी है कंप्यूटर वाली की काफ़ी चीज़ें अंग्रेजी में ही है। तो आप ही कुछ मार्गदर्शन करें, समझे कि सारे लोग तैयार हैं नमस्कार सुनने के लिए। नमस्कार सभी को। आज आपके साथ इस दूरसंचार के माध्यम से जुड़कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा हम हर वर्ष मनाते ही हैं, एक औपचारिकता सी हो गई है। क्योंकि राजभाषा का विभाग सारे सरकारी कार्यालयों में है, तो हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हमारे यहाँ दिल्ली में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। लेकिन आपके संज्ञान मुझे बात लाते बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदी के लिए हम हिंदी भाषियों ने भले ही कम काम किया हो, लेकिन विदेशियों ने काफी काम किया। बिल्कुल सर, यही जानना है कि विदेशियों ने क्या काम किया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम ही नहीं कर रहे, तो आपका बड़ा जो विषय था बड़ा अच्छा आपने दिया था, कि विदेशियों का क्या योगदान है और हिंदी भाषा के विकास में, तो हम सब सुनना चाहेंगे। और इस पर भी उससे पहले चूंकि 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, और कहा जाए एक तरीके से एक बड़ा भारी व्यंग्य है हिंदी के ऊपर कि हम इसे 14 सितंबर को मनाते हैं। क्योंकि आपके साथ जानकारी में हो कि 14 सितंबर वो तारीख थी जब हमारा पहला जो आज़ादी का संग्राम था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो असफल हुआ था। अंग्रेजों ने दोबारा से जो है लाल किले पे कब्जा कर लिया था 14 सितंबर 1857 को। फिर 14 सितंबर को ही संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को जो है हमारी राजभाषा के रूप में मान्यता दी, और इसे हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने लगे। उस समय महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत वकालत की थी कि हिंदी को देश की एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है और इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता दी जाए। संविधान सभा में बड़ी लंबी बहस चली, और आज की तारीख में चीन की मंडेरिन के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा अगर कोई है तो वो हिंदी है। और हिंदी केवल हमारे अपने देश में, भारतवर्ष में ही नहीं बोली जाती, इसके अलावा ये गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी और कुछ हद तक नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है।
हिंदी को लेकर के दिल्ली में भी एक वैश्विक हिंदी परिवार संस्था है, उसके माध्यम से बहुत काम हो रहा है और वैश्विक हिंदी परिवार की एक वेबसाइट भी है। इसके अलावा बिहार हो या अपना उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर जो है हिंदी को लेकर के मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जा रही है। अभी राजस्थान में भी आईआईटी जोधपुर ने बीटेक की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ की है। तो निरंतर काम तो हो रहा है, पर हिंदी के जो अकादमिक वर्ग है उसने ही कहीं हिंदी का काफी नुकसान किया है। एक ऐसा केंद्रीय हिंदी संस्थान को ही ले लें, उसने जो मानकीकरण किया है हिंदी का, उसमें ऐसे शब्द डाल दिए हैं जो कानों को भी ग्राह्य नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हिंदी को उतना स्थान, उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हिंदी के विकास में हमारी फिल्मों का एक बड़ा योगदान है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, सिर्फ भारत में ही नहीं, हिंदी फिल्में, हिंदी के गाने सुने जाते हैं और समझे जाते हैं। तो जो हम बात करते हैं विदेशी विद्वानों की, तो इसमें चीनी, अरबी, फारसी और यूरोपीय यात्री शामिल हैं जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया है। ये विद्वान जो है भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं और हिंदी के प्रशंसक रहे हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा नाम आता है उसमें दो विद्वानों के नाम मैं लेना चाहूंगा। इनमें एक फादर ग्रियर्सन है और दूसरे कामिल बुल्के। फादर जो ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे। जबकि जो फादर ग्रियर्सन का भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और हिंदी की जब हम बात करते हैं तो बिना ग्रियर्सन की बात किए इस बात को, हिंदी के भाषा के विकास को समझा नहीं जा सकता। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, संस्थापक थे। और जब वो यहाँ आए तो भारत और भारतीयों की संस्कृति के प्रति रच बस गए। भारतीय भाषा विज्ञान के उन नायकों में उनकी गिनती होती है। जो बड़े भारतीय भाषाओं के जो बड़े नाम हैं, बीम्स, भंडारकर और हार्नली, उनके बराबर ही हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का स्थान है। और भारतीयों के प्रति उनके मन में बहुत सहृदयता थी। उसका उदाहरण है कि 1851 में आयरलैंड में जन्मे ग्रियर्सन भारत में आए और भारत में आने के बाद वो यहीं बस गए। 1873 में आप जो है इंडियन सिविल सर्विस में आए थे। भारत उससे पहले मैक्स मूलर ने जो भारत के वेदों को लेकर के काम किया, उसने बड़ा, उसका यह असर हुआ कि विश्व भर के विद्वानों की रुचि भारतीय सभ्यता में हुई। 1888 से 1903 तक फादर ग्रियर्सन ने हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए काफी सामग्री इकट्ठी करी और इसका असर हुआ उनके प्रभाव का। इतना वो प्रभावित थे कि 1902 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1903 में जब उन्होंने अपना नौकरी के दौरान ही उन्होंने भारतीय भाषाओं में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो उन्होंने इतना काम किया है कि 21 खंडों में उनका कार्य है फादर ग्रियर्सन का। और सिर्फ हिंदी नहीं, भारत की 179 भाषाएं और 544 बोलियों का उन्होंने जो विस्तृत सर्वेक्षण किया है, उस सारे के सारे काम को 21 खंडों में प्रकाशित किया है। भाषा विज्ञान और व्याकरण के संबंध में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया और अपने ढंग का एक ऐसा सर्वे है जो बहुत कम भाषाओं के लिए हुआ है। और हिंदी में तो उनके अलावा किसी ने इस तरीके का, या भारत के संदर्भ में किसी ने वो काम किया ही नहीं। इसमें उन्होंने पूरा भारत का भाषा संबंधी मानचित्र बनाया और उस मानचित्र का कैसे बोलियों का हमारी संस्कृति में योगदान है, कैसे 4-4 कोस पे बोली बदल जाती है, इस बात को बड़े ही उदाहरण सहित फादर ग्रियर्सन ने अपने काम में स्थापित किया है। इसके अलावा बुद्ध और अशोक की धर्मलिपि के बाद ग्रियर्सन का सर्वे ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत में बोले जाने वाली लगभग सभी बोलियों के बारे में बात की गई। तो ये तो फादर ग्रियर्सन का काम है। जबकि हम में से मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी ने, विद्वान ने हिंदी के लिए इतना काम किया। ऐसे ही एक दूसरा नाम है फादर कामिल बुल्के का। कामिल बुल्के जो थे बेल्जियम के निवासी थे, सिविल इंजीनियर थे और लॉवेन विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की थी। 1934 में आप बस भारत घूमने के लिए आए थे और वो दार्जिलिंग में रुके। झारखंड में 5 वर्षों तक उन्होंने गणित का अध्यापन किया और फिर उनके मन में हिंदी भाषा सीखने की इच्छा पैदा हुई। और वो लिखते हैं कि जब मैं 1935 में भारत आया तो मुझे बहुत अचंभा और दुख हुआ। मैंने महसूस किया कि यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। वो लिखते हैं कि मैंने देखा कि लोग अंग्रेजी बोल करके गर्व का अनुभव करते हैं, जबकि यहाँ की भारतीय संस्कृति और भाषाएं बहुत समृद्ध हैं।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ के आम लोगों की भाषा में महारत हासिल करूंगा। और जो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है, उन्होंने तुलसी में बहुत काम किया। रामचरित मानस पर जो उनका काम है, फादर कामिल बुल्के का, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता मिली। और एक, जैसे कोई पुजारी नहीं होता है, किसी मूर्ति की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, तुलसी के प्रति में अगाध श्रद्धा थी। और उन्होंने अपनी जो डॉक्टरेट की है, थीसिस की, वो राम कथा उत्पत्ति और विकास पर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस समय भी अपने शोध प्रबंध को हिंदी में प्रस्तुत किया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्हें डॉक्टरेट मिली। और फादर कामिल बुल्के को कितनी दिक्कत हुई होगी उस दौर में, जबकि हिंदी में संदर्भ ग्रंथों की भी उपलब्धता नहीं थी, लेकिन फिर भी चूंकि वो हिंदी पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश करके अपना पूरा थीसिस हिंदी में प्रस्तुत किया। बल्कि उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा और उन्होंने अदालत से आदेश कराया, तब जाकर के उन्हें हिंदी में शोध प्रबंध करने की प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। शोध की नियमावली बदली गई, जबकि वो बहुत सारी भाषाएं जानते थे, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, इन सबके बड़े विद्वान थे, अधिकारी विद्वान थे। और 1949 में आप जो थे, सेंट जेवियर महाविद्यालय रांची में हिंदी और संस्कृत दोनों ही विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, विभाग प्रमुख बने। बाद में उन्होंने कुछ सुनने में दिक्कतें आने लगी, इसलिए वो अपने शिक्षण कार्य से दूर होना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी को लेकर के जो गंभीरता गैर हिंदी भाषियों ने और विदेशियों ने दिखाई, गैर हिंदी भाषियों की बात करें तो महात्मा गांधी गुजराती भाषी थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को लेकर के बहुत वकालत की। आज अगर हिंदी को राजभाषा का भी दर्जा मिला है तो उसमें महात्मा गांधी का बड़ा योगदान है। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने जो है कई भाषणों में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात कही थी। और जहां तक फादर कामिल बुल्के की बात है, वो तो राष्ट्रभाषा के रूप में प्रसारित करने वाली समिति के सदस्य भी बनाए गए। बाद में उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। और जो हमारे बिहार से जुड़े हुए मित्र हैं, उन्हें जान के बड़ी खुशी होगी कि वो फादर कामिल बुल्के स्वयं को बिहारी बाबू कहलाना पसंद करते थे। बाद में उन्हें पद्म विभूषण मिला 1974 में। और इस राजधानी दिल्ली में ही उनका देहावसान हुआ। और फिर उनकी थीसिस पूरे विश्व भर में प्रकाशित हुई, बहुत सारे उसकी तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ। 1938 में उन्होंने कहा था कि मैंने हिंदी अध्ययन के दौरान रामचरितमानस और विनय पत्रिका का परिशीलन किया, और रामचरितमानस की बहुत सी चौपाइयों से, जैसे हमारे देश का आम आदमी, आम नागरिक, आम भारतवासी अनुप्राणित होता है, प्रेरित होता है, वैसे फादर कामिल बुल्के भी बहुत प्रेरित होते थे। तो मेरे कहने का आशय यह है कि हिंदी के अंदर जो विशेषता है कि यहाँ जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है, ऐसा बहुत कम भाषाओं के साथ होता है। ये हम दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे संस्थानों ने, हमारे अकादमिशियनों ने, अकादमिक वर्ग ने ऐसी शब्दावली विकसित नहीं की जो बहुत कर्णप्रिय होती। आप सब ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जिसकी आज के दौर में प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश का अभी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा में बहुत निपुण नहीं है। आज भी हमारे यूपी बिहार का जो छात्र होता है, उस गणित में, विज्ञान में बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन उसमें अंग्रेजी में दिक्कत आ। तो अगर कंप्यूटर की शब्दावली, एक ऐसी शब्दावली जो ग्राह्य हो, जिसे हम बहुत आसानी से जो है ग्रहण कर सकें, तो निश्चित रूप से हिंदी का तो भला होगा ही होगा। तो ज्ञान है आप सबके पास, वो भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, बहुत दूर तक पहुंचेगा। हिंदी को कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर से, भाषण से और बहुत जो है भारी भरकम थीसिस द्वारा लोकप्रिय नहीं बनाया जा सकता, बल्कि जिस तरीके से हिंदी को हिंदी फिल्मों ने आगे बढ़ाया है, वैसे ही जरूरत इस बात की है कि हिंदी का जो साहित्य है वो लोगों तक पहुंचे। और चूंकि मैं तो स्वयं एक लेखक हूँ, कविताएं, कहानियां लिखता हूँ, तो अपने तौर पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी कविताओं, कहानियों के माध्यम से जो भी अवसर मिले वहाँ हिंदी की सेवा करता रहूं। और आप सबसे भी यही अपेक्षा है कि अपने दैनिक व्यवहार में जितना संभव हो, यथासंभव जितना आप हो सके हिंदी का प्रयोग करें। और हिंदी हमारे लिए गर्व का विषय होनी चाहिए, क्योंकि आज चूंकि हिंदी बाजार की भाषा बन चुकी है। और मैं अपने और भी जहाँ अभी गया, कई जगह कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिला हिंदी पखवाड़े में, मैंने जोर देकर इस बात को कहा कि जब तक हम हिंदी को बाजार से नहीं जोड़ेंगे, रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इसे जो है, भले ही हम कितना भी कहते रहें,
कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए और राजभाषा है ही, और इतने वर्षों बाद भी जो है हिंदी पखवाड़ा हम मनाते हैं, इसकी आवश्यकता तभी समाप्त होगी जब ये बाजार से जुड़ जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि आज कोई भी चैनल हो, चाहे कोई प्रचार का साधन हो, स्थान हो, वो हिंदी के इस्तेमाल के बिना उनका कोई भी काम पूरा नहीं होता है। तो हिंदी की जहाँ तक बात है, मैं यही कहना चाहूँगा, इसे अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करके हम अपनी आदतों में सुधार लाएं। हम अपने घर में बहुत सारे जो हमारे कहा जाए कि इलीट वर्ग है, अभिजात्य वर्ग है, अपने घरों में भी बच्चों से हिंदी में बोलना पसंद नहीं करता। ऐसे में हम अगर उम्मीद करें कि हिंदी जो है आम भारतीयों की भाषा तो है, लेकिन उच्च वर्ग की भाषा जब तक नहीं बनेगी तब तक उस हिंदी को उसका वो स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमारा निम्न वर्ग है वो मध्यम वर्ग का अनुसरण करता है, मध्यम वर्ग उच्च वर्ग का अनुसरण करता है, और इसे उच्च वर्ग जब इसे आत्मसात करेगा, प्रयोग करेगा, तभी हिंदी का वास्तव में जो है सही स्थान मिल पाएगा। और हिंदी का विकास हमारा अपना और अपनी संस्कृति का विकास है। इसलिए मैं कोई, आप सब विद्वान लोग हैं, आपको कोई मार्गदर्शन देने की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ। मैं चूंकि एक हिंदी सेवी हूँ, इसलिए आपसे यही अपेक्षा कर सकता हूँ, यही अनुरोध कर सकता हूँ कि आप जहाँ संभव हो यथासंभव हिंदी का प्रयोग करें। और तब तो यह और जरूरी हो जाता है जब विदेशी विद्वानों ने हिंदी पर इतना काम किया है। इसलिए चूंकि हमारे एक आदत है कि जब कोई चीज विदेश से प्रमाणित होकर आ जाती है तो हम उसे बड़ा मानते हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद जब तक भारतवर्ष में थे तब तक उन्हें किसी ने उतना महत्व नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो शिकागो की धर्मसभा में अमेरिकनों द्वारा सर्टिफाइड होकर के आ गए, प्रमाणित होकर के आ गए, तो हमें लगने लगा कि वास्तव में इस साधु के पास जो वो कह रहा है उसकी बातों में वजन है। तो मैंने दोनों विद्वानों का, चाहे ग्रियर्सन हो या कामिल बुल्के हो, उनका बारे में आपको जानकारी दे करके या उनसे परिचित कराने की मेरी कोशिश यही है कि हिंदी के प्रति कोई हीनता का भाव न रखें, बल्कि हिंदी को अपने दैनंदिन प्रयोग की भाषा और अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने परिचितों में प्रयोग की भाषा बनाएं। और धीरे धीरे हिंदी बढ़ रही है, तमाम संस्थान इसे अपना रहे हैं, और इसके प्रति अगर गर्व का भाव आपके मन में आ जाएगा, निश्चित रूप से हिंदी जो है जन जन तक पहुंच पाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने इतना बहुत ही उत्तम ज्ञान दिया जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग परिचित थे। नाम से शायद जरूर रहे हों, लेकिन उन्होंने इस उच्च कोटि का काम हिंदी के प्रति किया, इसके बारे में हम लोगों को ज्ञान बहुत कम था। एक मामले में हम लकी हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल मैम थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर GS जामन, वो फादर कामिल बुल्के की शिष्या थी। तो जब भी वो बात करती थी तो जरूर जिक्र करती थी। तो इतना तो पता था कि फादर कामिल बुल्के ने हिंदी में काम बहुत किया है, बट इतना सारा किया, इसका ज्ञान आज हम सबको आज हुआ है। तो पहले तो आपको इस विषय पर इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए, ज्ञान देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि आप लेखक हैं, कवि हैं, तो हिंदी के लिए बनता है कि दो चार अगर कविताएं आपसे सुनी जाए, क्योंकि हम लोगों के बीच मौका है, आप अधिकतर मंचों के में रहते हैं, तो आज हमें मौका है, तो हम भी चाहेंगे कि आपसे जरूर दो चार आपकी जो अपनी परम प्रिय कविताएं हैं जिन्हें आप अक्सर चाहेंगे सुनाना नए श्रोताओं को, तो हम जरूर करेंगे। इससे पहले हम आपकी दो पंक्तियों के साथ में आपका मैं थोड़ा सा परिचय शुरू करता हूँ कि कौमी एकता की बात हमको तो सिखाओ मत, कौमी एकता की बात हमको तो सिखाओ मत, हम अशफाक बिस्मिल के नगर से चल के आए हैं, हम अशफाक बिस्मिल के नगर के चल के आए हैं, चमन में दिख रही जो रौनकें उनकी वजह हम हैं, चमन में दिख रही जो रौनकें उनकी वजह हम हैं, लहू देकर चरागे अमन हमने ही जलाए हैं। तो शायद मेरा ख्याल है क्योंकि आप शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं तो आपकी ये लाइनें कहीं ना कहीं उसको इंगित करती हैं। तो इन पंक्तियों के साथ हम अब आपसे एक कवि के तौर पर यहाँ पर सुनना चाहेंगे कि आपकी जो अपनी सर्वप्रिय कविताएं हैं जिन्हें आप समझते हैं, हमको जरूर सुनाएं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद विकास जी और जो भी मित्र जुड़े हुए हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ बताते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि आप में से अधिकांश मित्र जानते होंगे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन वो सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे, उन्होंने 11 पुस्तकें भी लिखी। उनका 30 वर्ष का जीवन था और 30 वर्ष के जीवन में उन्होंने 11 वर्ष जो क्रांति को दिए, तो साथ ही साथ 11 पुस्तकों की भी रचना की। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि उनकी बहुत मशहूर गजल जो सरफरोशी की तमन्ना है, उसे भी कई लोगों ने दूसरों के खाते में डाल दिया। कोई बिस्मिल अजीमाबादी के नाम बता देता है, कोई हसरत मोहानी की बता देता है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि वो कितने बड़े कवि थे। जब बिस्मिल जी गिरफ्तार हो गए काकोरी कांड के बाद, तो लखनऊ सेशन कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, और उस मुकदमे के दौरान जो अभियोजन पक्ष के वकील थे
वो थे पंडित जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला जो थे जवाहरलाल नेहरू के मामा हुआ करते थे, मोतीलाल जी के साले। वो अभियोजन पक्ष के वकील थे और वो इतना बड़ा नाम है जगत नारायण मुल्ला कि साहित्य अकादमी का उर्दू का पहला, जब भारत आजाद हो गया तो 1951 या 52 में साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार दिया गया, वो उर्दू साहित्य को दिया गया, तो जगत नारायण मुल्ला जी को मिला। वो मुल्ला उनका तखल्लुस था, उपनाम था, उससे शायरी किया करते थे। उन मुल्ला जी ने कोर्ट में पंडित जी से पूछा, बल्कि कोर्ट से कहा कि मैं मुलाजिम से कुछ पूछने की इजाजत चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं मुलाजिम से कुछ पूछने की इजाजत चाहता हूँ। अब मुलाजिम का अर्थ होता है नौकर, शायद वो मुलजिम कहना चाह रहे थे। देखिए जो इत्तेकार होता है वो कितना संवेदनशील होता है भाषा के प्रति। बिस्मिल जी ने उनका मुलाजिम और मुलजिम के अंतर को रेखांकित करते हुए जो बात कही तो सुनिएगा कि मुलाजिम हमको मत कहिए, मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, अदालत की अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं और पलट देते हैं हम मौजे हवादिश अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। बहुत अच्छा। तो इतना बात तो था कि उसने एक मात्रा के जो है गलती पर पूरी कविता की रचना कर दी वहां पर, और मुझे लगा कि इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा क्रांतिकारी अगर मेरे नगर का है। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने उस गांव, उस मोहल्ले, उस नगर से वो गर्व होना चाहिए जहां उसने जन्म लिया है। एक अमृतलाल नागर जी की एक मशहूर पुस्तक है गदर के फूल, उसकी भूमिका में वो लिखते हैं कि जब वो क्रांतिकारियों के जीवन 1857 के क्रांतिकारियों पे काम कर रहे थे तो वो जिस भी गांव में जाते थे, वहां का या नगर में जाते थे, वहां के लोग कहते थे कि हमारे यहाँ के क्रांतिकारी सबसे महान है। तो उन्होंने लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने यहाँ क्रांतिकारी को महान बताता है वो सचमुच में राष्ट्रभक्त है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गांव और मोहल्ले से प्रेम नहीं कर सकता वो अपने देश से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो हमारी नजर में सबसे पहले हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, उसके बाद किसी की बात आती है। तो इसी बात से जोड़ते हुए कहता हूं कि जब बिस्मिल जी का ये व्यक्तित्व कृतित्व मैंने पढ़ा, चूंकि मैंने बिस्मिल चरित्र लिखा है तो उस पर कुछ रिसर्च करना पड़ा, तो बिस्मिल जी की जो तमाम खासियतें हैं जो अन्य क्रांतिकारियों से अलग करती है वो ये है कि उन्होंने अशफाक उल्लाह खां के रूप में एक ऐसा युवक इस देश को निकाल करके दिया और दिखाया कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का अगर कोई मॉडल हो सकता है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की मित्रता का हो सकता है, जिसमें ना तुष्टीकरण है और न तृप्तिकरण है। तब वो कहते हैं कि कौमी एकता की बात हमको तो सिखाओ मत। उनकी रोशनी में अपने आप रखते हुए कहता हूं कि कौमी एकता की बात हमको तो सिखाओ मत, हम अशफाक बिस्मिल के नगर से चल के आए हैं और चमन में दिख रही जो रौनकें उनकी वजह हम हैं, लहू देकर चिरागे अमन हमने ही जलाए हैं। बहुत अच्छे। लहू देकर चिरागे अमन हमने ही जलाए हैं, तो परिचय के तौर पे था। और आज मित्रों, आप सब विद्वान लोग हैं, आपके साथ एक दर्द साझा करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि आज के दौर में मौलिकता का बड़ा अभाव हो गया है। आज कवियों और साहित्यकारों में भी वो स्वाभिमान और खुददारी ढूंढने से नहीं मिल रही है जो किसी भी रचनाकार के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ऐसे मैंने एक कविता अपने कवियों के लिए लिखी थी, कवि का वास्तव में परिचय क्या होना चाहिए। एक छात्र जीवन में लिखी गई कविता है। आप लोग बहुत जो है आनंद के मूड में बैठे होंगे, लेकिन शायद मैं किस गंभीर कविता की तरफ जा रहा हूँ और आप इसे ग्रहण कर सकते हैं कि आप जिस धरातल पे, जिस मनोलोक को जीते हैं, वहां आप जैसे विद्वान इस कविता की भावना को समझ सकते हैं। तो आपकी इजाजत चाहते हुए इस कविता को मैं आपको समर्पित करता हूं। इजाजत कि आप पूछते हैं मैं कौन हूं, विकास जी, आप पूछते हैं मैं कौन हूं, अब आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि कौन हूं मैं, क्योंकि जो मैं हूं उसे आप पहचान नहीं सकते और जिसे आप पहचान सकते हैं वो मैं बन नहीं सकता। पर इतना तय है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का भोंपू नहीं हूं, नारी देह का नग्न भूंदा प्रदर्शन करता फिल्मी इश्तहार नहीं हूं, सनसनीखेज खबरों का सांध अखबार नहीं हूं, मैं तो कोई स्वामी महंत या दैवीय पैरोकार भी नहीं, मैं तो कोई स्वामी महंत या दैवीय पैरोकार भी नहीं हूं, फिर भी मैं हूं, अपनी संस्कृति को तिल तिल कर नष्ट होते देखती नम आंख हूं, मैं गांधी, सुभाष और भगत सिंह के सपनों की राख हूं, विवेकानंद की आत्मा हूं, भारत माता की पुकार हूं,
हाँ, मैं राष्ट्र की अस्मिता का पहरेदार हूं। हाँ, मैं राष्ट्र की अस्मिता का पहरेदार हूं। मैं फक्कड़ हूं, हटेहाल हूं, शोषक शासन तंत्र के लिए हमेशा से एक बवाल हूं, दुखियों की आह हूं, लाचारों के लिए राह हूं। मगर आप मुझे अब भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों पर तो भौतिकता का पर्दा पड़ा है, जो दीवार बनकर मेरी और आपकी जान पहचान के बीच खड़ा है। इसलिए आप दिन के उजाले में भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ मोटे बैंक बैलेंस और झंडे बत्ती वाले विशिष्ट लोगों को जानते हैं। आप आदमी को कहाँ पहचानते हैं? आप आदमी को कहाँ पहचानते हैं? आप मुझे नहीं जानते। ये आपका इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं तो अंधेरे में भी चमकने वाला रवि हूँ। अरे मैं सदियों से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए इस राष्ट्र को झकझोर कर जगाने की अनथक कोशिश करता हुआ कवि हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पथिक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आधुनिक दौर में बहुत कम ऐसे कवि और पत्रकार हैं जो शायद राजनीतिक गर्मी से अछूते रह गए हों। कहीं ना कहीं हर किसी की अपनी चाहत या मजबूरी कुछ भी हो, लेकिन बहुत कम, मेरा ख्याल है आपकी ये कविता निराला जी की वो तोड़ती पत्थर जैसी याद दिलाती थी मुझे। शायद उन्होंने भी कुछ उसी दर्द को कहा, और आपका भी दर्द यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और इस चीज़ के लिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम ऐसे कवि को सुन रहे हैं जो किसी भी पार्टी और परंपरा के बायस्ड होके नहीं हो, बिल्कुल स्वच्छंद लिखने वाली कलम है जिसको आप अपने धार देते हैं अपने शब्दों से। तो इस कविता के लिए हम सब अपना पूरा NIC परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आपकी अगली जो कोई रचना हो सुनना पसंद करें। एक कविता और आपके साथ साझा करता हूँ, क्योंकि एक तो मोबाइल की बैटरी भी जा रही है और समय भी काफी हो गया। आप लोग भी जो है इस समय बज रहा है 4, घर जाने के मूड में होंगे। तो मुझे लगता है कि एक कविता और दे करके फिर मैं आज का ये कार्यक्रम जिसके लिए आपने मुझे जोड़ा है आपसे विदा चाहूंगा। और ये कविता ऐसी है उन लोगों के लिए विशेषकर जो कहीं अपने गांव से निकल करके, ग्रामीण अंचल से निकल करके महानगरों में आ गए। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग वैसे ही हैं जो रोजी रोटी की तलाश में कहीं दूर आ गए हैं। और जब हम महानगर में आते हैं तो हमारी पहली जरूरत होती है एक अदद छत। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है छत। छत के माध्यम से जीवन के अलग अलग सोपानों को, अलग अलग खंडों को हमने कहने की कोशिश, बताने की कोशिश की है। मेरी उम्र के भी कुछ इसमें निश्चित रूप से जुड़े होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वैसे बताया ना ठीक नहीं लगता, मैं 52 साल का हो गया हूँ। आई एम 52। अंग्रेजी इसलिए बोल देता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा ना लगे कि मुझे हिंदी की बातें कर रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं आती। क्योंकि आजकल हमारे देश में हो गया है कि अगर आप हिंदी में वार्ता नहीं करते, अंग्रेजी में वार्ता नहीं करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो लोग आपके अनपढ़ होने की भी संभावना होती है। इसलिए मैं अंग्रेजी बोल ले रहा हूँ। तो बिल्कुल सीधे सीधे आपका कथावाचक भी बीच बीच में इसीलिए अंग्रेजी में स्लोगन्स देते ताकि पता चले कि पढ़ने लिखने के बाद ये साधु संत बने हैं। तो बल्कि मंचों पर तो मैं कह देता हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पता है मुझे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। इसलिए मैं सीधे सीधे आपको उम्र का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो गया कि हम में से जो अब महानगरों में रहते हैं उनमें से बहुत से लोगों ने छत देखी नहीं है। गांव में तो हमने छत देखी है, लेकिन जो फ्लैटों में रहते हैं उन्हें छत कहाँ दिखाई पड़ती है। तो आप अपने बचपन को याद करिए और कविता सुनिए कि छत की बात करो मत भाई, छत ने बहुत सताया है। विकास जी, छत की बात करो मत भाई, छत ने बहुत सताया है, और प्यार का काका गागा हमको छत ने ही सिखलाया है। हम में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने पहला प्रेम जो है छत पे ही किया होगा। छत की बात करो मत भाई, छत ने बहुत सताया है, प्यार का काका गागा हमको छत ने ही सिखलाया है। और उसके बाद जब शहर आ जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है कि शहरों में छत ललचाती है, गांव में इठलाती है, जीवन भर धक्के खाकर भी छत ही नहीं मिल पाती है। शर्माती छत, इठलाती छत, सजती और संवरती है, बड़े बुजुर्गों की नजरों में यह छत बहुत खटकती है। सही। क्यों? बड़े बड़े पद मिल सकते हैं। आप आ जाइए राजधानी दिल्ली में, सांसद भी नया चुन करके आता है या डिप्यूटेशन पे कोई IAS आ जाता है तो उसे एकदम से
यहाँ छत नहीं मिल जाती, एकदम से उसका मकान नहीं बन जाता। तब मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े पद मिल सकते हैं, छत मिलना आसान नहीं। महानगर में छत पाने से बढ़कर कुछ सम्मान नहीं। जिनके सिर के ऊपर छत है, छत की कीमत ना जाने, और फुटपाथों पर रहने वालों को छत वाले ना पहचाने। जिनके सिर के ऊपर छत है, छत की कीमत ना जाने, फुटपाथों पर रहने वालों को छत वाले ना पहचाने। और आजकल तो फॉल्स सीलिंग का जमाना है, तो छतें बहुत तरह की होती, कुछ असली कुछ नकली भी, कुछ होती हैं बड़ी गमंडी, कुछ थोड़ी सी पगली भी। यौवन की आहट सुनकर के तितली सी इतराती है, नजर मिलाती नजर चुराती छत थोड़ा घबराती है। और अगला दृश्य क्या है? उम्र के साथ साथ छत का भी चेहरा रंग बदलता है। कई बार यौवन का बोझा छत से नहीं संभलता है। कूद फांद में व्यस्त कौन है, कौन सी छत सुनसान है। और रहती थी गुलजार कभी जो, वो छत अब वीरान है। क्यों होता है ऐसा? कि बड़े हो गए बच्चे सारे, पढ़ने को परदेश गए। छत पर जो रौनक करते थे उनमें कई विदेश गए। तो ज्यों ज्यों फागुन चढ़ता जाता बेचैनी बढ़ जाती है। छत पर आती जाती अम्मा गुमसुम सी हो जाती है। बाबूजी कहते हैं, बाबूजी कहते हैं, लल्ला की क्या याद सताती है। अभी दिवाली पर आया था, फिर क्यों तू घबराती। और माँ क्या कहती है ऐसे? कहा तो था हफ्ते भर पहले इस होली पर आऊंगा, अम्मा आपके साथ ही अपने तुम्हें शहर ले जाऊंगा। झूठे दिलासे दे बाबूजी खुद को भी समझाते हैं। चुपके से छत पे जाकर के खुद भी अश्रु बहाते हैं। बहुत अरे बारिश तो सहने पर लेकिन आंसू सहे न जाते हैं। बारिश तो सहने पर लेकिन आंसू सहे न जाते हैं। लिंटर छप्पर छाजन मिलकर सारे अश्रु बहाते हैं। लिंटर छप्पर छाजन मिलकर सारे अश्रु बहाते हैं। और अगला दृश्य है जीवन का, छत बूढ़ी हो चली। छत बूढ़ी हो चली, न जाने कब किस पल में ढह जाए। तूफानों को झेल गई जो एक झोंका ना सह पाए। दीवारें जर्जर हैं इसकी, किसी भी पल गिर सकती हैं। हरदम तन्हाई में अब रोती और सिसकती हैं। सारे जीवन की पूंजी, अब पीढ़ियों का आप दोनों देखिए, सारे जीवन की पूंजी से जिस छत का निर्माण किया, बेटा शहर से आया उसने उस छत को ही तोड़ दिया। क्योंकि छत से बाबूजी का रिश्ता बेटा समझ न पाता है। बूढ़े बाप की छत तोड़वाकर वो अपनी डलवाता है। वास्तु नहीं समझ में आ रहा पुराना। बूढ़े बाप की छत तोड़वाकर वो अपनी डलवाता है। उसे भला क्या मतलब इससे, पिता ने अर्घ्य चढ़ाए थे। नई नवेली बहू थी माँ जब यहीं पे केश सुखाए थे। तो बेटे की छत पड़ती है तो बाप कहीं खो जाता है। ये छत उसकी नहीं जान वो निर्मोही हो जाता है। कहीं भी सो ले कहीं भी खा ले, किसी की भी परवाह नहीं। गीत गजल छोड़ो होठों पर, अब तो आह करहा नहीं। अंतिम यात्रा आज हो कल हो या हो चंद बरस के बाद, सिर्फ एक संतोष नई छत उसी जगह पर है आबाद। पिता की छत धरती से मिल चुकी, अब उसको भी मिलना है। बंधन तोड़ छतों के अब तो बस अनंत में खिलना है। जीवन की नश्वरता का भी छत ने भान कराया है। छत की बात करो मत भाई, छत ने बहुत सताया है। छत की बात करो मत भाई, बहुत बहुत अच्छी, बहुत ही भावनात्मक कविता पथिक जी। शायद हर किसी की ज़िंदगी में आज की तारीख में कम से कम ये दौर आता है। और जैसा आपने कहा कि हर कोई अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपने गांव की छत छोड़कर यहाँ पर फ्लैट्स में आ गया है। और हर किसी की अपनी मजबूरियाँ हैं। और उसके आगे के जो वर्णन आपने किया कि फिर बेटे किस तरीके से बाहर जाते हैं, हमारा ख्याल जिनके बच्चे बड़े हो गए वो इस चीज़ को रियलाइज़ ज़्यादा कर पा रहे होंगे। संजय सर बैठे हुए हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। और तो बहुत ही मेरा ख्याल है कि अच्छा सटीक वर्णन किया आपने ज़िंदगी का। और निसंदेह आपने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत दिनों से हमारा इंतज़ार था कि हम कभी आपको सुनेंगे, लेकिन आज वो मौका आया और आज समय था। और आपको अपना समय देने के लिए अपने कविताओं से, अपने जो हिंदी में विदेशी लेखकों का जो योगदान है उसके विषय में जो आपने मार्गदर्शन दिया, ज्ञान दिया, उस सब के लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले कल में भी जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे समय लेंगे और आप इसी तरीके से अपना जो है वात्सल्य हम लोग निछावर करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर, आप कुछ हिंदी के, संजय सर हमारे काराकास समिति के अध्यक्ष हैं यहाँ पर।
प्रतीक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपने व्यस्तम समय से अपना समय निकाला। अमूमन हम लोग साल में एक बार पखवाड़ा का आयोजन करते हैं, क्योंकि इसके लिए कहीं न कहीं से आदेश होता है, अपनी इच्छा बहुत नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हिंदी के प्रति हमारी भावनाएं कैसी है, इसी पखवाड़े के आयोजन से दिखती है। अगर सरकार ना कहे तो शायद हम लोग ना करें, फिर भी यह प्रयास हम सबों का होता है कि स्नेह स्नेह ही सही हिंदी के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ हम लोग योगदान करें। संभवतः इस पखवाड़े के दौरान हम सब लोग कस्में भी खाएंगे कि आगे से अपने ईमेल में या ई ऑफिस का एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करेंगे। मगर समय के साथ कार्य की अधिकता, समय की कमी कहीं ना कहीं हम लोग को विवश कर देती है कि जो ईजीएस्ट मेथड हो, जिससे आसानी से मेरा काम चल जाए, उस रास्ते का सहारा लिया जाए, और उसमें अंग्रेजी कहीं न कहीं सटीक साबित होती है। इसके पीछे कारण यही है कि हमारे पास समय के साथ जो जिस तरह से हम लोग बड़े हुए, उसमें अंग्रेजी स्वभावतः इस कदर हमारे डीएनए में घुस गई है कि हम अंग्रेजी के साथ थोड़े सहज हो गए हैं। हिंदी के साथ जब लिखना होता है तो हिंदी के शब्द, उपयुक्त शब्द खोजते समय इतना दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है कि लगता है कि इससे अच्छा यार लिख देते हैं अंग्रेजी में ही। बट क्या है कि जब तक प्रयास नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। फिर भी भारत सरकार का प्रयास बहुत अच्छा रहा है कि शब्दकोश का निर्माण किया गया है। आप अगर अंग्रेजी में सहज हैं तो अंग्रेजी में लिखिए, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, एआई का ज़माना है। तो कहीं ना कहीं हिंदी को तकनीक भी मदद करने के लिए तैयार बैठी है। वैसे तो आप लोग जितने लेखक कवि हैं हिंदी की सेवा कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद, एक लड़ाई आपकी भी है समाज में कि हिंदी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम अपने ही देश में मुकाम दिलाएं। ये बड़ा विरोधाभास है कि आदमी अपने ही घर में अपना एग्जिस्टेंस को खोज रहा है। बट फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं हर साल, कुछ स्नेह स्नेह थोड़ा ही बढ़े हैं मगर बढ़े हैं हम लोग। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीएसयू का और जिला से लोग सब कोई बैठे हुए हैं, तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति हम लोगों का प्रेम और समर्पण भी है। उम्मीद करते हैं कि आपकी भावनाओं और रचनाओं को जो हम लोगों ने सुना वीर रस की, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी रक्त संचार किया होगा कि चलिए इसी बहाने हम लोग भी हिंदी की थोड़ी और सेवा करें। उम्मीद करते हैं कि आपके वीर रस से हम लोग भी कुछ अगले साल तक कुछ और हिंदी की सेवा करेंगे। इन्हीं भावनाओं और विचारों के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम। मुझे भी आपसे जुड़ करके बहुत अच्छा लगा, और विकास जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे आपके साथ जोड़ा। विकास ने निश्चय ही यहाँ आकर के हिंदी के विकास में बहुत सहयोग किया है। ये तो मैं भी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि, और उम्मीद है कि आगे जब भी कभी जुड़ने का मौका मिलेगा तो आपके साथ और चर्चा होगी और कविताएं होंगी, और संध्या हम लोग जुड़ना निश्चित रूप से चाहेंगे। जब हम सब मिलकर के, जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।